हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 16वां वीडियो है। हमारा आज का शीर्षक है फोर्ड्स। आज हम लोग जानेंगे वोलन के बारे में। हम लोग इस शब्द का प्रयोग नॉर्मली करते रहते हैं डेली लाइफ में। कई बार बोलते हैं कपड़ों को फोल्ड कर दो, तहा के रख दो, या कोई लोहे की छड़ी है उसको बेंट कर दो, मोड़ दो। तो इस प्रकार के वर्ड का हम लोग यूज़ नॉर्मली करते रहते हैं। अगर जियोलॉजी की भाषा में बोला जाए तो फोर्ड का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि दो चट्टानें होती हैं। अब दोनों चट्टानें हैं, अब आपस में करीब आने लगी। जब करीब आएगी तो कंप्रेशन की स्थिति क्रिएट होगी, और जब कंप्रेशन की स्थिति क्रिएट होगी तो क्या होगा, बीच का जो स्ट्रेटा है, बीच की जो चट्टानें हैं, बीच की जो सेडिमेंट्स हैं दो चट्टानों के बीच में, वो सिकुड़ने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे। उसी मोड़ को ही हम लोग बोलते हैं वोलन। सपोज ये एक चट्टान, एक ये है, एक चट्टान ये है, अंगूठा मेरा, दो चट्टान है आपस में करीब आएंगी तो बीच में जो अभी अगर मान लो कोई चीज़ भी होगी अगर बीच में मेरे, तो जाहिर सी बात है वो दबने लगेंगी, प्रेशर पड़ेगा उस पर। जब प्रेशर पड़ेगा तो वो मुड़ जाएंगी, है ना। जब वो मुड़ जाएंगी तो वो जो बेड रॉक्स होंगी, जो चट्टानें, वो लहर जैसी आकृति ले लेंगी। मतलब अगर कोई चट्टान की लेयर ऐसी थी और उस पर दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो कैसी हो जाएगी, एक लेयर का रूप धारण कर लेगी। इसी प्रकार की डिज़ाइन को हम लोग बोलते हैं फोर्ड। कि बोलेंगे कि भाई चट्टान में वलन पड़ गया, चट्टान का जो स्ट्रेटा था, जो बेड रॉक थी, वो मुड़ गया, है ना। उसको बोलते हैं लोग फोर्ड। ये हो गया इंट्रोडक्शन। हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि फोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कैसे बनते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो अगर फोर्ड की बात करें तो ये लिखी परिभाषा, फोर्ड इन जियोलॉजी अनड्यूलेशन और वेव्स इन द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और ऑफ अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की परत जो क्रस्ट है, परपटी है, उस पर एक ऐसी आकृति जो चट्टानें हैं उनकी वो वेव का रूप धारण कर लें, लहर नुमा हो जाए। उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए, ये चेवरॉन जो है फोर्ड है, ये आयरलैंड का। आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है कि चट्टानें की जो बेड रॉक्स हैं, ये जो लाइंस बनी हैं ये सीधी रेखा में होनी चाहिए, है ना। क्योंकि चट्टान अगर बनी है, चट्टान की जो डिज़ाइन है वो सीधी रेखा में होनी चाहिए, लेकिन क्या है, आप देखेंगे तो चट्टानें कैसी दिख रही हैं, मुड़ी दिखाई पड़ रही हैं। देखो एम जैसी आकृति बन रही है, आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी को हम लोग फोर्ड बोलते हैं। अब ये फोर्ड की खासियत ये होती है कि कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर का भी हो सकता है, एक पत्थर के टुकड़े में भी हमें मोड़ दिखाई पड़ सकता है, और कई बार वो सैकड़ों, हजारों, लाखों किलोमीटर तक का भी हो सकता है। जैसे फोर्डिंग माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत भी कई बार फोर्ड के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, ना। अगर हम आपसे बोलेंगे कि पर्वत की एक फ़ोटो बनाओ तो आप ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 एक लहर जैसा। तो वो एक बहुत सैकड़ों हजारों किलोमीटर में फैला हुआ फोर्ड हो जाएगा। और इन छोटे से चट्टानों को देखेंगे तो आप ये छोटे से हिस्से में फोर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली फोर्ड का मतलब यही होता है कि जब आपस में दबाव, कंप्रेशन की स्थिति पैदा हो दो चट्टानों के बीच में, तो जो बीच की चट्टान हो वो मोड़ जाए और इस प्रकार का रूप धारण कर ले, उसे हम लोग बोलते हैं फोर्ड। ठीक है ना। अब फोर्ड की खासियत एक और होती है, फोर्ड में जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन या अपनति, और जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, इसको बोलेंगे सिंक्लाइन या अभिनति। और भी चीज़ें होती हैं फोर्ड में, तो हम लोग ज़रा फोर्ड की टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। आपके सामने ये 3D डायग्राम प्रस्तुत है फोर्ड का, विकीपीडिया से निकाला हुआ। हम लोग अगर फोर्ड की बात करें तो सपोज फोर्ड की क्या है, जो वलन होता है उसकी दो भुजाएं होती हैं। एक ये भुजा आपको दिख रही है ना, और एक इसके पीछे वाली भुजा होगी। तो ये जो दो भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं को बोलते हैं फोर्ड की लिम्ब। ठीक है ना, उसको बोलेंगे भुजा या लिम्ब, वलन की भुजा। और जिस एक्सिस के सहारे, जिस जो है केंद्र के सहारे, एक्सिस के सहारे, एक्सिस को हिंदी में अक्ष बोलते हैं, हाँ, जिस अक्ष के सहारे ये जो है फोर्ड मुड़ेगा, है ना, उस फोर्ड के मुड़ने का जो एक्सिस होगा उसे हम लोग बोलेंगे फोर्ड एक्सिस। जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस के सहारे मुड़ती है, घूमती है ना, ऐसे ही फोर्ड जो मुड़ा हुआ, जिस एक्सिस के सहारे फोर्ड पड़ेगा, वहाँ पे जो काल्पनिक रेखा अगर खींच देंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे फोर्ड एक्सिस। अब एक फोर्ड एक्सिस ऊपर होगा और एक फोर्ड एक्सिस क्या होगा, ठीक इसके नीचे होगा, इस जगह जहाँ पे एक्सियल प्लेन लिखा है। अब ये दो फोर्ड एक्सिस हैं, और दोनों फोर्ड एक्सिस को अगर मिला दें काल्पनिक रेखा से, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल ट्रेस, एक ये लाइन है, गई है और ऊपर तक गई, और ये लाइन पीछे तक गई और नीचे जाके मिल जाएगी, है ना। और ये पूरा एक बन जाएगा प्लेन, या एक तल के निर्माण कर देगा।
इस काल्पनिक तल को बोलते हैं एक्सियल प्लेन, या फिर जो है वलन का तल। जिस तल के सहारे वलन हो रहा है, जिस तल के सहारे फोर्ड पड़ रहा है, जिस प्लेन के सहारे, उसे एक्सियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अगर हो तो आप हमें कमेंट करिए सवाल, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? सपोज एक लिम्ब है, ये एक जो है भुजा है उसकी फोर्ड की, उस फोर्ड की जो भुजा के मध्य बिंदु होगा, उस बिंदु को बोल देंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, और इस बिंदु के सहारे सारे अगर बिंदु खींच दें हम लोग, पूरे जो है लिम्ब के मध्य बिंदु को अगर खींचें, मध्य बिंदु में बना दें, और उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली अगर रेखा खींच दें, सपोज एक मध्य बिंदु ये है, ब्लू कलर का ब्लू डॉट मध्य बिंदु है, और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन लाइन। ठीक है, कोई संशय की बात नहीं है। और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अगर हम लंब डाल दें ज़मीन पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, आयाम। और एक सिंक्लाइन से दूसरी सिंक्लाइन के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, है ना, तरंग की लंबाई। ये तो हमें पता है, बचपन से पढ़ा है। एक एंटीक्लाइन से दूसरे एंटीक्लाइन के बीच की दूरी को बोलेंगे वेवलेंथ, जैसे कि दो सिंक्लाइन के बीच की दूरी को। इसके अलावा क्या होता है, ये हिंग जोन समझना पड़ेगा। हिंग क्या होता है, हिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब होता है कि जो कर्वेचर बनता है, कर्व जो होता है, उस कर्व को बोलते हैं हिंग पॉइंट, हिंग जोन बोलते हैं। ठीक है ना, वो असल में जो कर्वेचर बन रहा है इसे हिंग जोन बोलेंगे। और जो मैक्सिमम कर्वेचर है, उन कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा होगी, दो हिंग पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा, उसको बोलेंगे हिंग लाइन। ठीक है ना, एक्सियल जो फोर्ड एक्सिस होता है और जो हिंग लाइन होती है, इन दोनों में अंतर होता है, ये इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। फोर्ड एक्सिस मतलब होता है एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है, और जो हिंग लाइन होती है वो असल में काल्पनिक रेखा नहीं होती है। वो असल में होता है कि जो कर्वेचर बन रहा है, कोई फोर्ड मुड़ेगा, अगर कोई फोर्ड बनेगा तो उसमें कर्वेचर बनेगा, उसमें जो कर्व बनेगा, उस कर्व, चूंकि जब कर्व बनेगा तो ऐसा नहीं है कि पूरे, अब मान लो ये क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल है कर्व की, उसकी अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल उठा लें, अगर हम लोग अनुप्रस्थ काट कर लें उस फोर्ड की, तो उसमें जो उसकी जो चूंकि कर्वेचर अगर बनेगा कर्व, तो हो सकता है आगे वाला जो हिस्सा हो फोर्ड का, उसमें ज़्यादा झुकाव हो, पीछे वाले में कम झुकाव हो। तो जो ये हिंग लाइन होती है वो ज़रूरी नहीं सीधी हो, वो मुड़ी हुई ऐसे हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा है, उसको हिंग लाइन बोलते हैं। एक्सियल प्लेन जो फोर्ड एक्सिस होगा वो सीधी रेखा रहेगा, क्योंकि वो एक काल्पनिक रेखा है, उस रेखा के सहारे जो कर्व है वो मुड़ रहा है, जो ये जो बन रहा है वलन उस रेखा के सहारे बन रहा है, इसलिए वो फोर्ड एक्सिस हो गया। लेकिन हिंग लाइन का मतलब ये हो जाता है कि जो कर्वेचर है, जो कर्व बन रहा है, उस कर्व को मिलाने वाली रेखा, उसको हिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब जो हिंग पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली रेखा, उसको हिंग जो है लाइन बोल देंगे। और जो ये कर्वेचर है, जो आप ये मोड़ देख रहे हैं, मोटाई देख रहे हैं, ये जो मोड़ देख रहे हैं, जैसे इधर का ये मुड़ा हुआ, ये सपोज ऊपर का सेंटर है ग्रीन वाला, इधर झुकाओ और उसके उधर झुकाओ, तो इसको हम लोग बोल देंगे हिंग जोन। तो ये हो गया अपना जो है। इसके अलावा क्या होता है, दो लिम्ब, सपोज एक ये लिम्ब हो गई और एक ये लिम्ब होगी इसकी, इन दो लिम्ब के बीच का जो कोण होगा उसको बोलेंगे इंटर लिम्ब एंगल। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी है, कई बार एग्जाम में भी आ जाती हैं, और इससे आइडिया बना रहता है जब फोर्ड के टाइप समझते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये हो गया अपना। अब आगे क्या है, आगे ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्ड्स का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो 3 आधार हैं फोर्ड के क्लासिफिकेशन के। पहला आधार है अपना बेस्ड ऑन अपीयरेंस इन क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल उठा लें, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई? क्रॉस सेक्शन जो होता है उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, और अगर लॉन्गिट्यूडनल जो होता है उसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। अगर सपोज एक नदी है, मान लो आपके पास एक नदी है, अब नदी मान लो हिमालय पर्वत से गंगोत्री निकली, गंगोत्री से गंगा निकली, और गंगा बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरी।
अगर पूरी गंगा की लंबाई के हिसाब से, यानी गंगोत्री से बंगाली खाड़ी तक का अध्ययन करेंगे उस गंगा की डिज़ाइन का, तो हम लोग बोलेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य स्टडी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उस गंगा का कोई भी, सपोज कानपुर में इस पार से उस पार के बीच की अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो अगर हम लोग फोर्ड की बात करें तो फोर्ड ऐसे ऐसे होता है, तो वो जो अगर इस लंबाई में जा रहा है, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है। फोर्ड ऐसे गया तो ये सपोज जब ऐसे गया तो जो एक एंटीक्लाइन थी या एक सिंक्लाइन थी, उसका जो हम लोगों ने उसकी इस प्रकार की स्टडी करनी है, क्रॉस सेक्शनल काट के उसका इस रूप में अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो उस क्रॉस सेक्शन के आधार पे दो टाइप की जो है डिवाइड किया गया है इसको, जो है अपना फोर्ड को। वो होता है एंटीक्लाइन और दूसरा है सिंक्लाइन, ठीक है ना। अब दूसरा आधार है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन हम लोग जान चुके हैं, एक्सियल प्लेन क्या होता है, ये काल्पनिक रेखा होती है फोर्ड एक्सिस और एक नीचे एक्सिस होगा फोर्ड एक्सिस काल्पनिक। इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाला एक जब प्लेन बनेगा, जो आप डॉट में देख रहे हैं, ये डॉट ऊपर से और ये नीचे तक गया है, जिसको हम लोगों ने बोला एक्सियल प्लेन। इस एक्सियल प्लेन की पोजीशन के आधार पर, क्या वो झुका है, क्या वो सीधा है, क्या वो टेढ़ा है, क्या वो हॉरिजॉन्टल है, इस प्रकार की आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किया है जो है फोर्ड्स को। इस हिसाब से जो फोर्ड होते हैं वो होते हैं सिमेट्रिकल फोर्ड, सममित वलन, असिमेट्रिकल फोर्ड, असममित वलन, मोनोक्लाइनल फोर्ड, एक दिगन्नत वलन, ठीक है ना, ओवरटर्न्ड प्रतिवलन, आइसोक्लाइनल फोर्ड, समनत वलन, रिकम्बेंट फोर्ड, परिवलन या शयान वलन, और प्लंगिंग फोर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं अवनयन वलन, ठीक है ना। ये वलन हो गया। अब आता है बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ अकरेंस। ये जो है किस प्रकार से वो बने हैं फोर्ड, क्या एक एंटीक्लाइन के बाद दूसरा एंटीक्लाइन है, सिंक्लाइन नहीं है, या सिंक्लाइन है, किस प्रकार से उनमें फोर्ड पड़े हैं, उनके आधार पे जो अकरेंस है उनके आधार पर फोर्ड को डिवाइड किया गया है 4 भागों में। एंटीक्लाइनोरियम फोर्ड, ठीक है ना। अरे शिट मैन, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, 1 मिनट प्लीज़। हाँ, तो अब बात करते हैं जो है उसके आधार पर, अकरेंस के आधार पर। अकरेंस के आधार पर क्या है, एंटीक्लाइनोरियम फोर्ड और सिंक्लाइनोरियम फोर्ड, ठीक है ना। ये 2 हो गए। तीसरा होता है डोम और चौथा होता है बेसिन। अब हम, डोम मतलब होता है गुम्बद, बेसिन मतलब होता है मैदान, और जो एंटीक्लाइनोरियम है उसको बोलते हैं समपनति, और जो सिंक्लाइनोरियम होता है उसको बोलते हैं समभिनति, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एंटीक्लाइन क्या होता है। अभी हम आपको इस सब की फ़ोटो भी दिखाएंगे, पहले हम लोग इनकी परिभाषा को समझ लेते हैं। एंटीक्लाइन क्या होता है। एंटीक्लाइन मैंने बताया कि ये वलन बन रहा है ना, तो वलन का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला कर्व होगा, उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन। नीचे वाला जो होगा उसको सिंक्लाइन बोलेंगे। मतलब अगर ऐसा कोई वलन है जिसमें कर्व ऊपर ऊपर बन रहे हैं, है ना, मतलब जो स्ट्रेटा है ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन या अपनति, और जिसमें स्ट्रेटा नीचे की ओर मुड़ रहा है उसको बोलेंगे सिंक्लाइन या जो है अभिनति। अब आता है इस आधार पे अगर बात करें तो सिमेट्रिकल फोर्ड क्या होता है। सिमेट्रिकल फोर्ड का मतलब होता है सममित वलन। सपोज एक वलन है, ऐसा है ना, ऐसा वलन है। अब इसमें क्या है कि अगर इन दोनों वलन की भुजा, एक ये लिम्ब होगी और एक ये लिम्ब होगी, इन दोनों लिम्ब की जो भुजा है उनके बीच का जो एंगल है स्ट्रेटा के सहारे या सरफेस प्लेन पे, तो उस एंगल अगर दोनों का बराबर है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, सममित वलन। मतलब कि दोनों लिम्ब, दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर एक जैसा है तो। और असिमेट्रिकल, असममित में क्या होता है, दोनों भुजाओं का जो कोण होगा वो एक जैसा नहीं होगा, ठीक है।
मोनोक्लाइन फोल्ड क्या होता है? मोनोक्लाइन का मतलब होता है एक तरफ से तो कर्व गया और दूसरी तरफ बहाव सीधा हो गया, उसको बोलेंगे मोनोक्लाइन। ठीक है, एक दिगन्नत, एक तरफ के तो कर्व बना है लेकिन दूसरे में वो सीधा चला गया। अभी फोटो दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ओवरटर्न मतलब होता है प्रतिवलन। प्रतिवलन मतलब होता है कि चट्टान क्या है, मुड़ जाए, मतलब एक लिंब थी एक भुजा, मुड़ के उसके समानांतर हो जाए, मतलब वलन ऐसा होता है ऐसा करके, ऐसा ना हो और वो मुड़ जाए, पैरेलल हो जाए दोनों भुजाएं एक दूसरे के, तो उसको बोलागा ओवरटर्न। आइसोक्लाइनल क्या होता है? आइसोक्लाइनल क्या होता है? आइसोक्लाइनल मतलब होता है कि उनमें जो सरफेस प्लेन होगा, जो एक्सियल प्लेन होगा, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। ये अंतर होता है आइसोक्लाइनल में और ओवरटर्न में। ओवरटर्न में भुजाएं पैरेलल होती हैं, आइसोक्लाइनल में भुजाएं नहीं पैरेलल होंगी, उनके एक्सियल प्लेन पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तो आइसोक्लाइनल हो गया। रिकमेंडेंट फोल्ड क्या होता है? ये परिवलन या शयान वलन होता है। इसमें क्या होगा कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं, एक तो, दूसरा समानांतर के बाद वो जमीन के हॉरिजॉन्टल भी हो जाएं, मतलब कि वो भुजाएं इतना मुड़ जाए कि वो भुजाएं नीचे लेट जाएं और दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर लेट जाएं और पैरेलल भी हो जाएं और हॉरिजॉन्टल के भी पैरेलल हो जाएं, हॉरिजन के भी। प्लंगिंग फोल्ड मतलब अवनमन वलन क्या होता है? प्लंगिंग फोल्ड का मतलब होता है कि ये होते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड जैसे हम लोगों ने पढ़ा, सममित वलन, दोनों भुजाओं का कोण बराबर हो, लेकिन जो उनका हिंग जोन होगा, हिंग लाइन होगी, वो मुड़ी हुई होगी, मतलब कि वो पीछे से एक गुफा की तरीके दब गए होंगे। मतलब नॉर्मली कर्व ऐसे होता है, एक आगे से तो सही दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे पीछे जाएगा तो वो कर्व झुकता हुआ चला जाएगा। अभी आपको फोटो दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया प्लंगिंग। अब आता है एंटीक्लाइनोरियम। एंटीक्लाइनोरियम मतलब क्या होता है? एंटीक्लाइनोरियम मतलब समअपनति। कई बार क्या होता है कि एक एंटीक्लाइन है ऊपर, है ना, एक अपनति है, उस अपनति पे छोटे छोटे वलन पड़ जाएं, है ना, ऐसे ऐसे उसी में बन जाएं, उसको बोलेंगे हम लोग एंटीक्लाइनोरियम। मतलब एक ही अपनति पे बहुत सारे वलन पड़ जाएं तो उसे एंटीक्लोरिनियम बोलेंगे। और सिंक्लाइनोरियम में मतलब जब एक बहुत बड़ा अभिनति थी, उस पर छोटे छोटे वलन पड़ गए, उसको बोलेंगे सिंक्लाइनोरियम। डोम मतलब होता है गुम्मद। जब मतलब जो ओल्डेस्ट रॉक होती है, पुरानी जो है चट्टानें होती हैं, वो उस पुराना चट्टाना, जो पुराना स्ट्रेटा होगा वो बीच में हो, उसके किनारे किनारे वृत्ताकार आकार में छोटे छोटे नई नई चट्टानों के जो है बेंट पड़ जाएं, उसे बोलेंगे डोम। और बेसिन डोम जैसा होता है, बस बेसिन के जो बीच में नई चट्टान होती है और उसके बाहर जैसे जाते हैं नई पुरानी चट्टानें मिलने लगती हैं। अब हम लोग फोटो देखते हैं तब समझने की कोशिश करते हैं हम क्या बता रहे थे। ये फोटो है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एंटीक्लाइन समझते हैं। एंटीक्लाइन में देखिए कर्व ऊपर पड़ा है और नीचे पुरानी चट्टान होगी। क्यों? क्योंकि पुरानी चट्टान थी, उसके ऊपर एक नई चट्टान आई और नई चट्टान आई और उनमें कर्व पड़ गया, मुड़ गई चट्टानें, तो बीच में नीचे ओल्डर रॉक होंगी और इसको बोलेंगे एंटीक्लाइन, क्योंकि ऊपर जो है मुड़ा हुआ भाग, जो इसकी नोक है वो ऊपर है। अगर नोक नीचे है और यंगर चट्टानें ऊपर हैं तो जाहिर सी बात है ये इसको सिंक्लाइन बोलेंगे। यहाँ पे चट्टानों को यंगर और ओल्डर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हो सकता है कि वो एंटीक्लाइन हो और देखने में वो उल्टी लग रही हो, तो आपने उसको सिंक्लाइन बोल दिया। हमेशा ये सबसे मैटर करता है कि चट्टान की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वलन को समझने में, या डाइक को समझने में, या सिल को समझने में, जो हम लोगों ने वॉल्केनो में पढ़ा था। इसके अलावा क्या आता है? सिमेट्रिकल फोल्ड। ये सिमेट्रिकल है, दोनों एंगल ये बराबर होंगे, एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल सममित वलन। ये होता है असममित वलन। कर्व तो बना है लेकिन कर्व में क्या है कि एक दोनों भुजाओं के बीच का कोण एक जैसा नहीं है, ये ज़्यादा झुकी है और इसके इधर वाली कम झुकी है ना। और ये है ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड जैसा कि मैंने बताया कि दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हो जाएं, तो दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल है, ये भुजा और ये भुजा, इसे बोलेंगे ओवरटर्न्ड या प्रतिवलन। ये है आइसोक्लाइनल। आइसोक्लाइनल में क्या होता है? आइसोक्लाइनल में क्या होता है, जो मैंने बताया था कि दोनों भुजाओं के जो आपको ये बीच में जो लाइंस बनी हैं, ये लाइंस हैं एक्सियल प्लेन। जिस तल के सहारे वलन पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वलन तल, है ना। तो उस एक्सियल प्लेन देखें आप, सारे प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इसे बोलते हैं आइसोक्लाइनल, ठीक है ना, आइसोक्लाइनल फोल्ड। इसके अलावा देखो मोनोक्लाइनल की बात की थी। मोनोक्लाइनल क्या होता है? एक तरफ तो ये कर्व पड़ा है, दूसरी तरफ क्या हो गया, सीधी रेखा चली गई,
है ना, दूसरी तरफ कर्व नहीं पड़ा, वार्पिंग हो गया, तो ये बोलेंगे माइनर मोनोक्लाइनल। इसके अलावा क्या है, रिकमेंडेंट या रिकम्बेंट फोल्ड या फिर शयान वलन या परिवलन। इसमें क्या होगा कि ये ओवरटर्न में क्या था कि दोनों भुजाएं पैरेलल थी लेकिन लेटी नहीं थी। इसमें दोनों भुजाएं पैरेलल भी होंगी और ज़मीन पे हॉरिजॉन्टली लेटी भी होंगी, इसलिए इसे बोलते हैं रिकमेंड जो है फोल्ड। ये सारी जो है जो फोटोज़ हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग बात करें एंटीक्लाइनोरियम की। एंटीक्लाइनोरियम क्या होता है? एंटीक्लाइनोरियम देखिए, ये एक एंटीक्लाइन थी, है ना, एक ये अपनति थी, ऊपर उठी है इसलिए। और छोटे छोटे आप देखेंगे कर इसमें छोटे छोटे पड़ गए हैं वलन, है ना, ऊपर की तरफ एक बहुत छोटे छोटे अपनतियाँ बन गई एक बड़ी अपनति में, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। और जब छोटी छोटी अभिनतियों में बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी अभिनति, एक बड़ी अभिनति में जब छोटी छोटी अभिनतियाँ पड़ जाती हैं तो उसे बोलते हैं सिंक्लाइनोरियम। ये हो गया सिंक्लाइनोरियम का उदाहरण। अब इसके बाद बात करें हम लोग हिंग की, उसकी बात करें प्लंगिंग फोल्ड की, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए क्या है कि एक सेकंड रुकिए, देखिए ऐसा है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं प्लंगिंग फोल्ड की। प्लंगिंग फोल्ड में जैसा मैंने बताया आपको कि ये नॉर्मल फोल्ड है, जिसे बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड, है ना, सममित वलन है, दोनों भुजाएं बराबर हैं और बिल्कुल सिंपल सा वलन पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि वलन की जो हिंगिंग लाइन है वो किसके पैरेलल है? ये हिंग लाइन पैरेलल है इसके जो है जो फोर्ड एक्सिस है, जो फोर्ड एक्सिस काल्पनिक रेखा होगी उसके पैरेलल है, इसलिए ये सिमेट्रिकल फोल्ड है। और इसे बोलेंगे प्लंगिंग फोल्ड। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण तो एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, लेकिन जो हिंगिंग लाइन है आप देखेंगे कर्व जो है पीछे की ओर धंसता चला गया नीचे की तरफ, तो हिंग लाइन होगी तिरछी, है ना, तो इसलिए हिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग प्लंगिंग फोल्ड। समझ में आ गया आपको? इसके अलावा जो हम लोगों ने डोम की बात की और बेसिन की बात की, डोम में क्या होगा कि जो पुरानी चट्टानें होंगी वो बीच में होंगी, है ना, बीच में होंगी पुरानी चट्टानें, और बाहर जाएंगे तो नई चट्टानें मिलेंगी। और इसमें क्या होगा, बेसिन में बीच में होंगी नई चट्टानें और बाहर जाएंगे तो पुरानी चट्टानें मिलेंगी। ये हो गया बेसिन। यंगर स्ट्रेटा इन द सेंटर और ओल्ड स्ट्रेटा इन द सेंटर। बीच में सबसे पुरानी चट्टान, बाहर नई चट्टान, है ना, यही मेरे ख्याल में बोला हमने, शायद अगर उल्टा बोला हो तो आप माफ़ करें। और बीच में इसके जो है नई चट्टान और किनारे पुरानी चट्टान, तो वो हो जाएगा बेसिन। तो ये हो गया जो है वलन के प्रकार। अब हम लोग असली फोटो देखते हैं जिससे और आइडिया हो जाए कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। ये जो है आप देखेंगे एंटीक्लाइन, ये अल्बर्टा की है, कनाडा की, रॉकीज माउंटेन की। आप देखेंगे कि ये कर्व बना है और सारी चट्टानें ऊपर की तरफ मुड़ी हैं, ये एक अपनति का निर्माण कर रही हैं। देखो आपके सामने ये फोटो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीक्लाइन। ये एंटीक्लाइन वलन है, एंटीक्लाइन फोल्ड है। अब आता है सिंक्लाइन फोल्ड। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप चट्टानें देखेंगे नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। देखिए ऊपर से नीचे तक देखिए, चट्टानों में जो कर्व पड़ रहा है वो अब अभिनति बना रहा है, ऐसा सा कर्व पड़ रहा है नीचे से, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंक्लाइनल फोल्ड, है ना, जो है सिंक्लाइन साइडिंग हिल है, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मोनोक्लाइन की। मोनोक्लाइन मतलब एक तरफ से झुकाव पड़े और दूसरी तरफ बराबर सीधे चली जाए। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक तरफ तो ये नीचे दब गई, इसके बाद ये बाहर निकली चट्टान, ऊपर उठी और सीधे चली गई। आपके सामने वलन आपको ठीक ठीक सामने दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रेटा इसका मुड़ा हुआ। कितनी खूबसूरत बात है, आपको ये हकीकत असली फोटोज़ हैं जिनकी बात हम लोग जो पढ़ रहे हैं। ये रिकमेंडेड वलन है, एक तो पैरेलल है ना, रिकम्बेंट फोल्ड है, मतलब कि परिवलन या शयान वलन, मतलब एक तो ये पैरेलल है अपने इस जमीन से, मतलब भूमि के पैरेलल है, और दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के पैरेलल बन रही हैं, तो ये हो गया रिकमेंडेड फोल्ड। इसके अलावा ये प्लंगिंग फोल्ड, आपको ये प्लंगिंग फोल्ड है, और ये जो है सेवरॉन फोल्ड का हिस्सा है। सेवरॉन फोल्ड हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जो आयरलैंड में है, जिसकी फ़ोटो फोल्ड के उदाहरण के रूप में मैंने प्रस्तुत की थी। इसके अलावा ये है डोम, ठीक है ना, ये डोम मतलब बीच में है। डोम में क्या होता है? डोम में हम लोगों ने पढ़ा कि ओल्डेस्ट स्ट्रेटा इन द सेंटर, मतलब ये डोम है। डोम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बीच में सबसे पुरानी चट्टान है इस डोम के,
और जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं ये नई चट्टानें बन गई, इसे डोम बोलेंगे। अगर बीच में नई चट्टान होती और किनारे किनारे पुरानी चट्टान होती तो उसे बोलते बेसिन। तो ये एक डोम का निर्माण हो रहा है। ये माउंट एरियन जो है डेजर्ट में पड़ता है। मॉरिटानिया ये कहाँ पड़ता है मुझे एग्जैक्टली अभी जानकारी नहीं है, बताएंगे बाद में। अब एक वर्ड आता है नापे। नापे क्या होता है ये जान लेना ज़रूरी है। ये आखिरी स्लाइड है इस फोर्ड के बारे में। क्या होता है कई बार वलन पड़ता है ना। वलन पढ़ते पढ़ते वो परिवलन हो जाता है, रिकमेंडेंट फोर्ड बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है जो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं हो जाती हैं, टूट जाती हैं। टूटने से क्या होता है, जैसे ये वलन पड़ा, ये एक वलन था, धीरे धीरे मुड़ता चला गया और ऊपर एक भुजा टूट गई। टूटने के बाद वो आगे सरक गई और किसी दूसरे पे चढ़ गई जाके, तो उसे हम लोग बोलते हैं नापे। लेकिन जो चढ़ी जाके करीब 2 से 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इन जियोलॉजी या नापे और थ्रस्ट शीट is a large sheet-like body of rock that has been moved more than 2 to 5 kilometer above a thrust fault। अब जब चट्टान टूटती है तो उसे थ्रस्ट बोलते हैं, ये हम लोगों को जान लेना है। सपोज ये एक वलन था, है ना, ये वलन है आपके सामने, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ, बहुत प्रेशर पड़ा, फिर और प्रेशर पड़ा, ये टूटने लगा, टूटते टूटते और प्रेशर पड़ा, ये दोनों वलन टूट गए, है ना। और ऊपर वाली जो भुजा थी, भुजा ए, ये चढ़ गई किसी दूसरे पे, ऊपर आगे बढ़ गई, और ये वाली नीचे रह गई, तो इसे बोलेंगे हम लोग नापे, ठीक है ना। और जो बीच में जो टूटना हुआ उसको बोलते हैं इसका थ्रस्ट, ठीक है ना। और थ्रस्ट के बाद बनी स्थलाकृतियाँ उसको नापे। ये जो है हेम का मॉडल है नापे डेवलपमेंट का। इसके अलावा ये जो है आपको वाइल्ड हॉर्न नापे का उदाहरण आपको दे सकते हैं, साउथ वेस्ट स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये नापेज हैं, आपको लाइन में दिखाई पड़ेंगे ये नापे। कि हकीकत में जो भुजा थी, ये यहाँ पे जो नीचे वाली भुजा देख रहे हैं ये दो, ये असल में कर्व होगा, एक ये जो है फोर्ड था, और टूट के ये भुजा टूट गई और ऊपर जाके इस जगह चढ़ गई। आप देख रहे हैं ये चढ़ी हुई भुजा, तो इसलिए इसको बोला गया नापे। और ये आपके सामने उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे जो है नापे के उदाहरण आपको आल्प्स पर्वत में स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएंगे। उसी का एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं कमेंट पे, या फिर खुद कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है हम लोग फॉल्ट्स, उसका हम लोग पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।